हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW कंपनी का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म, जो कि वेंसडे की जगह ट्यूसडे पर था, यानी कि इंडिया के टाइम के हिसाब से थर्सडे की जगह वेंसडे के ऊपर था। और आज इस वीडियो के अंदर हम इसी डायनामाइट शो के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइस हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। क्योंकि गाइस सच में इस वीक के डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली ने एक मैच के अंदर बहुत ही तगड़ी बीटिंग दी है और गाइस MJF ने फिर एक बार एक काफी बढ़िया प्रोमो कट किया है। इसीलिए इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप मैच से हुई, जहां पर हमें डेथ ट्रायंगल, बेस्ट फ्रेंड्स और ऑरेंज कैसिडी को फेस करता हुआ दिखाई दिया। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही पाक ने ऑरेंज कैसिडी के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, क्योंकि यहाँ पर पाक ऑरेंज कैसिडी से काफी गुस्सा थे। पर ये देखकर लूचा ब्रोज ने मिलकर इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया। और गाइज इस मैच की शुरुआत में ही यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स लूचा ब्रोज के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, पर लूचा ब्रोज ने इसे रोक लिया। और इसके बाद लूचा ब्रोज ने इस मैच के अंदर अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देते हुए इस मैच के अंदर काफी देर तक डोमिनेट किया, जहां पर हमें इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स और बहुत ही बढ़िया बैक एंड फोर्थ एक्शन भी देखने को मिला है। और इस मैच के अंदर हर एक मूव के ऊपर किक आउट हो रहा था, इसलिए मैच देखने के लिए काफी मजा भी आ रहा था। और एक फिनोमिनल ओपनिंग मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में बेस्ट फ्रेंड्स ने पेंटा के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और बेस्ट फ्रेंड्स ने पेंटा को पिन कर दिया। पर पाक ने यहाँ पर आकर ये मैच सेव कर लिया। और यहाँ पर पाक बेस्ट फ्रेंड्स से इतना नाराज थे कि पाक फिर एक बार यहाँ पर हैमर लेकर बेस्ट फ्रेंड्स के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर इस बार रे फिनिक्स ने पाक को रोक लिया, जिस चीज का फायदा उठाकर ऑरेंज कैसिडी ने पाक के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और बेस्ट फ्रेंड्स ने पेंटा के ऊपर अपना टैग टीम फिनिशर लगाकर पेंटा को पिन कर दिया। पर रे फिनिक्स ने किस तरीके से मैच सेव कर लिया और आखिरकार अकेले रे फिनिक्स ने दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स को रिंग के बाहर कर उनके ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और यहाँ पर ट्रेंट को पिन कर रे फिनिक्स ने अपने टीम के लिए ये मैच जीत लिया है, जिससे कि डेथ ट्रायंगल स्टिल है AEW कंपनी के ट्रियोस टैग टीम चैंपियंस। जो मैच देखा जाए तो इस वीक के डायनामाइट शो को ओपन करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच था। इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट यानी कि जॉन मॉक्सली और हैंगमैन पेज के मैच के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेमी हेटर का एक बैकस्टेज इंटरव्यू देखने को मिला। जिस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेमी हेटर ने कहा कि डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेमी हेटर ये दोनों ही प्रॉमिस करते हैं कि ये साल खत्म होने से पहले इन दोनों में से कोई एक AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन होगा। तो अब देखना पड़ेगा कि अगली AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन कौन बनता है। लेकिन गाइज इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर टोनी स्टॉर्म और हिकारू शिडा के मैच के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो पर टोनी स्टॉर्म अपनी AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हिकारू शिडा के खिलाफ डिफेंड कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस फिर एक बार ये मैच दो बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में था, इसलिए मैच देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। और ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो का सबसे जबरदस्त मैच रहा है। और इस मैच के अंदर भी दोस्त होने के बावजूद हिकारू शिडा और टोनी स्टॉर्म इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया है, जो अटैक देखकर लग रहा था कि प्रोबेबली रियल लाइफ में एक दूसरे के काफी बड़े दुश्मन है। पर इतने तगड़े अटैक के बावजूद भी इस मैच के अंदर कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था, जहां पर इन दोनों सुपरस्टार्स ने अपने अपोनेंट के हर एक बढ़िया मूव को अपने काउंटर मूव के अंदर कन्वर्ट कर लिया। लेकिन गाइस इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस बहुत ही बढ़िया मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में हिकारू शिडा टोनी स्टॉर्म के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि नी स्ट्राइक लगाने के लिए जा रही थी, लेकिन टोनी स्टॉर्म ने रिवर्स कर एक जर्मन सुपरलेक्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया और फाइनली आउट ऑफ नोवेयर हिकारू शिडा के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि स्टॉर्म 0 लगाकर हिकारू शिडा को पिन कर टोनी स्टॉर्म ने ये मैच जीत लिया है। जो मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर दो दोस्तों के बीच में मैच होने के बावजूद एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा है। पर गाइस जैसे ही मैच खत्म हुआ वैसे ही जेमी हेटर ने यहाँ पर आकर टोनी स्टॉर्म के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर भी टोनी स्टॉर्म के ऊपर अटैक करने के लिए आ गई। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पर सराया ने आकर डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और सराया और डॉक्टर ब्रिट बेकर दोनों ही फाइट करते करते क्राउड के अंदर गए। पर इनके अंदर रेबल और जेमी हेटर मिलकर टोनी स्टॉर्म के ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रही थी। कितने में हमें AEW कंपनी के अंदर रिहो फाइनली अपना कमबैक करती हुई दिखाई दी है और यहाँ पर अपना कमबैक कर रिहो ने रेबल के ऊपर अटैक कर दिया और जेमी हेटर को भी रिंग के बाहर कर दिया, जिससे कि आखिरकार रिहो ने टोनी स्टॉर्म को सेव कर लिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर रिहो और टोनी स्टॉर्म के बीच में क्या होता है। लेकिन गाइज इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर समोआ जो और वार्डलो का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बात करते हुए समोआ जो और वार्डलो ने कहा कि समोआ जो और वार्डलो ये इससे काफी गुस्सा हो रहे हैं कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के सभी सुपरस्टार्स आकर AEW कंपनी के सुपरस्टार्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर वार्डलो और समोआ जो ने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी सुपरस्टार्स को चैलेंज कर दिया है कि वो चाहे तो अकेले आकर या फिर एक टैग टीम में मिलकर भी समोआ जो और वार्डलो के खिलाफ मैच रेसल कर सकते हैं।
जो ओपन इन्विटेशन यहाँ पर समोजो और वार्डलो ने दिया है, तो अब देखना। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर रेने पैकेट एफटीआर का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर रेने पैकेट ने एफटीआर से पूछा कि एफटीआर के पास हर एक चैंपियनशिप है पर एईडब्ल्यू टैग टीम चैंपियनशिप नहीं, तो इसके ऊपर एफटीआर का क्या कहना है। जिस सवाल का जवाब देते हुए एफटीआर ने कहा कि साल 2022 एफटीआर के लिए एक बहुत ही बढ़िया साल रहा है और एफटीआर को भी पता है कि एफटीआर 7 महीने से एईडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर्स है, पर उन्होंने अब तक उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच क्लेम नहीं किया। इसीलिए फाइनली ये साल खत्म होने से पहले यहाँ पर एफटीआर अपना मैच क्लेम करने वाली है और इस साल खत्म होने से पहले एफटीआर एईडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप भी जीतने वाले है। जो बात यहाँ पर एफटीआर कर ही रही थी कि तभी यहाँ पर स्वरीना और ग्लोरी यानी कीथ ली और स्वर सिटलैंड आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते स्वर सिटलैंड ने कहा कि स्वर सिटलैंड इस चीज से काफी गुस्सा हो रहे हैं कि एफटीआर ने अपना मैच मांगने के लिए 7 महीने तक वेट किया और अब एफटीआर उनका मैच क्लेम कर रहे हैं, जबकि स्वरीना और ग्लोरी को उनका रिमैच पहले मिलना चाहिए। जिस पर बात करते हुए कीथ ली ने भी कहा कि स्वर सिटलैंड की बातों के अंदर पॉइंट है, तो कीथ ली ने पूछा कि इस पर क्या करना चाहिए, जिस पर एफटीआर ने कहा कि क्यों ना उन दोनों के बीच में नेक्स्ट वीक एक मैच हो जाए और जो कोई जीतेगा वो पहले एईडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए चैलेंज करेगा। जो चैलेंज यहाँ पर कीथ ली तो मान गए और शायद कीथ ली के दबाव में आकर स्वर सिटलैंड को भी चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ा। लेकिन गाइज इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर जे लिथल और डार्बी एलिन का एक बैकस्टेज इंटरव्यू देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए एलेक्स मार्वेज ने कहा कि एलेक्स मार्वेज ने इंटरव्यू सिर्फ एक कंडीशन के ऊपर ग्रांट किया है कि जब तक एलेक्स मार्वेज यहाँ पर है और इंटरव्यू चल रहा है तब तक यहाँ पर कोई हाथापाई नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हुए जे लिथल ने कहा कि जे लिथल यहाँ पर डार्बी एलिन से अपना रीमैच मांगने के लिए आए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो डार्बी एलिन को हरा सकते हैं। जिस पर बात करते हुए डार्बी एलिन ने कहा कि डार्बी एलिन को पता है कि जे लिथल बार बार रीमैच मांगने वाले हैं और डार्बी एलिन बार बार जे लिथल को हराने वाले हैं, तो ये कभी नहीं होने वाला। जो बात यहाँ पर डार्बी एलिन कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर बात करते हुए संजय दत्त ने कहा कि सबको पता है कि डार्बी एलिन कुछ भी नहीं है और जे लिथल और संजय दत्त ये भी प्रूव कर देंगे अगर एलेक्स मार्वेज यहाँ जाते हैं। जिस पर डार्बी एलिन ने एलेक्स मार्वेज को यहाँ जाने के लिए कह दिया और डार्बी एलिन संजय दत्त के ऊपर जा रहे थे, जो देखकर यहाँ पर संजय दत्त और जे लिथल इन दोनों ने मिलकर डार्बी एलिन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और फाइनली यहाँ पर डार्बी एलिन को एक शटर के नीचे फंसाकर यहाँ पर जे लिथल ने डार्बी एलिन के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि फिगर 4 लेग लॉक भी लगा दिया, जो देखकर यहाँ पर काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर जे लिथल को रोक लिया। तो अब देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में एक रीमैच होता है या नहीं। लेकिन गाइज इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर इस वीक के डायनामाइट शो का सबसे बढ़िया प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला क्योंकि टोनी शिवानी रिंग के अंदर विलियम रीगल का इंटरव्यू ले रहे थे। पर इससे पहले कि इंटरव्यू स्टार्ट होता यहाँ पर एमजेएफ आ गए और गाइज यहाँ पर आकर विलियम रीगल से बात करते हुए एमजेएफ ने कहा कि एमजेएफ विलियम रीगल के ऊपर अटैक नहीं करने वाले, इसलिए विलियम रीगल अपने नकल्स अपने जेब के अंदर रख सकते हैं। और इसके बाद जो एमजेएफ ने प्रोमो कट किया है तो वो प्रोमो फिर एक बार एमजेएफ की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया प्रोमो था क्योंकि यहाँ पर बात करते हुए एमजेएफ ने एक स्टोरी बताई और यहाँ पर एमजेएफ ने बताया कि कैसे एमजेएफ के करियर की शुरुआती दिनों के अंदर एमजेएफ ने जो मिलता वो काम एमजेएफ कर लेते, जिसमें एमजेएफ के दोस्त भी एमजेएफ को काफी सपोर्ट कर रहे थे और हर एक रेसलर करियर की शुरुआत की तरह ही एमजेएफ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जाना चाहते थे क्योंकि तब सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी थी, इसलिए एमजेएफ ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अपने ऑडिशन टेप्स भेजे थे इस होप के अंदर कि एमजेएफ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर सेलेक्ट हो और एमजेएफ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के ट्रायआउट्स के लिए सेलेक्ट भी हो गए। लेकिन जब एमजेएफ ट्रायआउट्स के लिए गए तब एमजेएफ को याद है कि वहां पर ट्रायआउट्स लेने के लिए कोई और नहीं बल्कि मैट ब्लूम, एडम पियर्स और विलियम रीगल थे और ट्रायआउट्स के अंदर एमजेएफ का सेकंड मैच था। पर जैसे उस ट्रायआउट का फर्स्ट मैच हुआ और 2 रेसलर्स ने लॉकअप किया तो वहां पर बात करते मैट ब्लूम और विलियम रीगल ने कहा कि इन दोनों को रिंग छोड़कर चले जाना चाहिए और रेसलिंग में दोबारा से वापस नहीं आना चाहिए। तो बातें सुनकर एमजेएफ इतना डरे हुए थे कि जब एमजेएफ के ट्रायआउट की बारी आई तब एमजेएफ अंडर प्रेशर प्रोबेबली अपने फुल पोटेंशियल को हासिल नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी एमजेएफ ने एक बहुत ही बढ़िया मैच दिया, जो मैच देखकर विलियम रीगल भी एमजेएफ से इंप्रेस हुए थे और एमजेएफ उस ट्रायआउट के अंदर सेलेक्ट भी हुए थे। पर जब विलियम रीगल को इस बात का पता चला कि एमजेएफ की एज सिर्फ 19 है तो विलियम रीगल ने एमजेएफ को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अंदर लेने से मना कर दिया क्योंकि विलियम रीगल के हिसाब से एमजेएफ उतने मैच्योर नहीं थे कि वो इस बिजनेस को समझ पाते, इसीलिए विलियम रीगल ने एमजेएफ को रिजेक्ट कर दिया। पर विलियम रीगल ने एमजेएफ से ये भी कहा कि उन्हें एमजेएफ के अंदर एक पोटेंशियल दिखता है, इसीलिए एमजेएफ हर महीने विलियम रीगल को एक मैच टेप और एक प्रोमो पैकेज वीडियो भेजा करे, जो वीडियोस देखकर विलियम रीगल एमजेएफ की प्रोग्रेस चेक करने वाले हैं। जो बातें विलियम रीगल ने कही थी और पहले 2 महीने तो एमजेएफ ने फुटेज भेजी जिस पर विलियम रीगल ने भी कहा कि एमजेएफ इंप्रूव कर रहे हैं और ये काफी अच्छी बात है। लेकिन जब एमजेएफ ने तीसरे महीने फुटेज भेजी तब विलियम रीगल ने एमजेएफ से ईमेल कर कहा कि विलियम रीगल के पास ऐसा टाइम नहीं है कि वो किसी भी सुपरस्टार को हर महीने देखते बैठे और अगर एमजेएफ को कुछ करना है तो खुद एमजेएफ को करना है और विलियम रीगल इसके अंदर एमजेएफ की कुछ मदद नहीं कर सकते। जो बातें विलियम रीगल ने ईमेल के अंदर लिखी थी इसलिए एमजेएफ काफी गुस्सा थे क्योंकि एमजेएफ ने पहली बार अपने करियर के अंदर किसी पर भरोसा किया था तो उसने एमजेएफ का भरोसा तोड़ा था और वो कोई और नहीं बल्कि विलियम रीगल थे और तब विलियम रीगल ने काफी बड़ी गलती कर दी, इसलिए आज एमजेएफ एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर है जबकि उसी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने विलियम रीगल को फायर कर दिया है।
जो दिखाता है कि एमजेएफ विलियम रीगल से बेटर है और ये चीज एमजेएफ एईडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन बनकर प्रूव करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर एमजेएफ ने कही, जो प्रोमो तो मुझे एमजेएफ का एक बहुत ही बढ़िया प्रोमो लगा, क्योंकि गाइस ये जेन्युइन स्टोरी है। जिस पर आपका भी क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर यही पर जवाब देते हुए विलियम रीगल ने कहा कि जब विलियम रीगल इस बिजनेस के अंदर आए थे तब विलियम रीगल एमजेएफ की तरह 19 नहीं बल्कि सिर्फ 16 थे, और जब विलियम रीगल 16 थे तब विलियम रीगल ने बहुत ही बड़े बड़े सुपरस्टार्स के खिलाफ मैच लड़कर उनकी बीटिंग खाई थी। इसलिए विलियम रीगल को पता था कि हार्ड रेसलर्स की बीटिंग खाने के बाद आपका माइंडसेट कैसा होता है और आप कितनी जल्दी क्विट करते हैं और एमजेएफ के साथ ना हो जाए। इसीलिए विलियम रीगल ने एमजेएफ को रिजेक्ट किया। जो एमजेएफ को रिजेक्ट करने के पीछे का मेन रीजन यहाँ पर विलियम रीगल ने बताया, और यहाँ पर विलियम रीगल ने कहा कि एमजेएफ को लग रहा था कि एमजेएफ अपने आप के लिए कुछ बड़ी चीज कर लेंगे क्योंकि उनके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी एमजेएफ चीप शॉट्स लेकर अपने मैचेस जीतते हैं। जो दिखाता है कि विलियम रीगल आज भी एमजेएफ के अंदर भरोसा करते हैं, लेकिन एमजेएफ आज भी विलियम रीगल को लेट डाउन कर रहे हैं और एमजेएफ अपने आप को द डेविल कह रहे हैं जो कि काफी चीप शॉट लेता है। तो क्यों ना एमजेएफ फिर एक बार अपने आप को प्रूव कर विलियम रीगल के ऊपर पीछे से अटैक करे। जो बात यहाँ पर विलियम रीगल ने कही और विलियम रीगल मुड़कर खड़ा हो गए और एमजेएफ विलियम रीगल के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, लेकिन एमजेएफ ऐसा नहीं कर पाए। जो देखकर विलियम रीगल ने कहा कि विलियम रीगल को अभी लगता है कि एमजेएफ के अंदर पोटेंशियल है, पर एमजेएफ को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। जो बातें कहकर विलियम रीगल यहाँ चले गए, जिसके बाद एमजेएफ यहाँ चले गए। और गाइस ये प्रोमो देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हमें यहाँ पर एमजेएफ स्लोली एक फेस टर्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर क्रिस जेरिको और डाल्टन कैसल के मैच के लिए हाइप वीडियो देखने को मिला। जिसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर रेने पिकेट, ब्रायन डेनियल्सन और व्हीलर यूथा इनके साथ बैठकर एक सिट डाउन इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी। और यहाँ पर रेने पिकेट ने ब्रायन से पूछा कि ब्रायन जेरिको से अपना मैच हार गए हैं, तो इस पर ब्रायन का क्या कहना है। जहाँ पर ब्रायन ने कहा कि ब्रायन जेरिको से हारना नहीं चाहते थे, पर ब्रायन ने जिन्हें अपना समझा था उन्होंने ही ब्रायन को धोखा दिया है, इसीलिए ब्रायन हारे हैं और प्रोबेबली ब्रायन आगे चलकर इसका हिस्सा क्लियर करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर ब्रायन ने कही। और यहीं पर रेने पिकेट ने ब्रायन से पूछा कि गार्सिया ब्रायन के ऊपर टर्न हुए हैं, तो इस पर ब्रायन का क्या कहना है। और इस सवाल के ऊपर व्हीलर यूथा हंस पड़े, जिस पर ब्रायन ने व्हीलर यूथा से पूछा कि व्हीलर यूथा क्यों हंस रहे हैं। और यहाँ पर जवाब देते हुए व्हीलर यूथा ने कहा कि व्हीलर यूथा और क्लूडियो कैस्नोली इन दोनों को बहुत पहले से लग रहा था कि गार्सिया ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के लायक नहीं है और गार्सिया यहाँ पर सिर्फ ब्रायन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर क्लूडियो और व्हीलर यूथा ने मिलकर ब्रायन का मन रखने के लिए आज तक गार्सिया के ऊपर शक नहीं किया था, लेकिन उन दोनों ने कभी भी गार्सिया को ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया। और एज ए ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब का मेंबर ब्रायन को ये बातें समझनी चाहिए थी और ब्रायन ये बातें नहीं समझ रहे हैं, जो दिखाता है कि ब्रायन भी ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब की मटेरियल नहीं है। जो बातें कहकर व्हीलर यूथा यहाँ चले गए। तो गाइज यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के साथ क्या होता है, क्या इनमें दरार पड़ रही है या फिर अभी ये साथ है। पर गाइज इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर क्रिस जेरिको अपनी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर डाल्टन कैसल के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और सरप्राइजिंगली इस मैच के लिए जेरिको कोड ऑफ ऑनर करने के लिए तैयार थे, लेकिन यहाँ पर डाल्टन कैसल ने जेरिको को मिडिल फिंगर दिखा दी, जो देखकर जेरिको काफी गुस्सा हो गए, जिससे कि डाल्टन कैसल ने जेरिको से अपना बदला ले लिया। लेकिन इसके बाद जब ये मैच शुरू हुआ तब जेरिको डाल्टन कैसल के ऊपर गुस्से में काफी तगड़ा अटैक करने के लिए जा रहे थे और जेरिको के इसी गुस्से का फायदा उठाकर डाल्टन कैसल ने बार बार जेरिको के ऊपर अटैक किया। और यहाँ पर डाल्टन कैसल जेरिको के गुस्से का उनके खिलाफ बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, जो देखकर एक टाइम के लिए जेक हेगर इस मैच के अंदर इंटरफेयर करने के लिए आए, पर द बॉयज ने जेक हेगर के ऊपर अटैक कर जेक हेगर को इस मैच से बाहर कर दिया, जिससे कि जेरिको को इस मैच के अंदर कमबैक करने के लिए मौका मिला। और इसके बाद यहाँ पर जेरिको और डाल्टन कैसल इनके बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच हुआ है। और गाइस डाल्टन कैसल ने भी दिखा दिया है कि डाल्टन कैसल के पास बहुत ही बढ़िया पावर है, जिसका इस्तेमाल वो समय आने पर कर सकते हैं। और जेरिको जैसे बहुत ही बड़े सुपरस्टार के खिलाफ मैच लड़ने के बावजूद यहाँ पर डाल्टन कैसल ये मैच जीतने काफी करीब पहुंच रहे थे, जो देखकर फाइनली जेरिको डाल्टन कैसल के ऊपर अपना फिनिशर यानी कोड ब्रेकर लगाने के लिए गए, जिसे कि डाल्टन कैसल ने अपने फिनिशर के अंदर कन्वर्ट कर लिया और जेरिको को पिन कर दिया। और लग रहा था कि जेरिको ये मैच हार चुके हैं, लेकिन जेरिको ने किक आउट कर दिया। और जब डाल्टन कैसल जेरिको के ऊपर अपनी अगली फिनिशर के लिए जा रहे थे कि तभी जेरिको ने आउट ऑफ नोवेयर डाल्टन कैसल के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि जूडस इफेक्ट लगा दिया। और यहाँ पर डाल्टन कैसल को पिन कर जेरिको ने ये मैच जीत लिया है और जेरिको स्टिल है रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। पर इस मैच के अंदर सरप्राइजिंग चीज ये थी कि जेरिको ने इस मैच को जीतने के लिए चीटिंग का इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आगे जेरिको के साथ क्या होता है। पर ये मैच जीतते ही यहाँ पर बात करते हुए जेरिको ने कहा कि जेरिको ने बिल्कुल वैसा ही किया है जैसे कि जेरिको ने कहा था कि जेरिको रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के हर एक सुपरस्टार को हराने वाले हैं, हर एक रिंग अनाउंसर को मारने वाले हैं और हर एक कमेंटेटर को भी मारने वाले हैं। जो बात यहाँ पर जेरिको ने कही, जिसके बाद यहाँ पर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी कमेंटेटर को ले आई और जेरिको यहाँ पर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी कमेंटेटर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर एईडब्ल्यू प्रोड्यूसर जेरी लिन आ गए, जिन्होंने जेरिको के हाथ से वर्ल्ड चैंपियनशिप ले ली, जो देखकर यहाँ पर जेरिको काफी गुस्सा हो गए और जेरी लिन के ऊपर एक लो ब्लो लगाकर जेरिको ने जेरी लिन के ऊपर टाइटल के थ्रू एक टूमस्टोन पायल ड्राइवर लगा दिया, जिससे कि जेरिको ने यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी के एक ऑफिशियल के ऊपर अटैक कर दिया है। जो देखकर यहाँ पर काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स जेरिको को रोकने के लिए आए थे। तो अब देखना पड़ेगा कि ऑफिशियल के ऊपर अटैक करने की वजह से अब जेरिको के साथ क्या होता है। लेकिन गाइज इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर लूचासोरस और क्रिश्चियन
क्रिश्चियन केज का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बात करते हुए लुचासोरस और क्रिश्चियन केज ने कहा कि सब लोगों को लग रहा है कि क्रिश्चियन केज ने लुचासोरस के कान भरे हैं और इसलिए लुचासोरस क्रिश्चियन केज के साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। लुचासोरस अपनी मर्जी से क्रिश्चियन केज के साथ है और लुचासोरस प्रूव भी करने वाले हैं, क्योंकि अब लुचासोरस हर एक चैंपियनशिप के पीछे जाने वाले हैं और जिसके पास चैंपियनशिप है वो लुचासोरस से बच कर रहे, जो बात यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने कही। इसीलिए अब देखना पड़ेगा कि लुचासोरस अपनी पहली चैंपियनशिप कौन सी चैंपियनशिप जीतते हैं। पर इसके बाद AEW कंपनी ने अगले डायनामाइट शो और अगले रैम्पेज शो के लिए काफी सारे मैचेस एडवर्टाइज किए। जो मैचेस कौन से हैं जानने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जाकर AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट चेकआउट करना मत भूलना, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले आपको AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर पता चलती है। और अगर आप AEW और WWE कंपनी की मर्चेंडाइज इंडिया के अंदर खरीदना चाहते हैं तो ये दूसरी वीडियो देखकर इंडिया के अंदर इन दोनों ही कंपनियों की सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। और ये वीडियो थोड़ी फार पुरानी है, इसीलिए आपको इस वीडियो के अंदर मेरे बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता है, तो उसके लिए सॉरी। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर मॉक्सली और हैंगमैन पेज के मैच के लिए हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद हमने देखा कि जेड कार्गिल बैकस्टेज में बैडीज के ऊपर गुस्सा हो रही थी कि अब तक जेड कार्गिल की TBS वुमेन चैंपियनशिप नहीं ढूंढ पाए, जो देखकर यहाँ पर इन्हें पिकेट आ गई। और यहाँ पर इन्हें पिकेट के थ्रू टोनी खान से बात करते हुए जेड कार्गिल ने कहा कि अगर टोनी खान जेड कार्गिल को उनसे चोरी हुई उनकी TBS वुमेन चैंपियनशिप वापस नहीं ला देते तो जेड कार्गिल इस वीक का पूरा रैम्पेज हाईजैक करने वाली है, जो बात यहाँ पर जेड कार्गिल ने कही। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जेड कार्गिल इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या करती है। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर जॉन मॉक्सली अपने AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर हैंगमैन पेज के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और ये मैच शुरू होने से पहले ही मॉक्सली के एंट्रेंस के दौरान ही हैंगमैन पेज ने मॉक्सली के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और गाइस ये मैच स्टार्ट होते ही हैंगमैन पेज ने क्राउड के अंदर मॉक्सली के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया, पर जैसे ही हैंगमैन पेज मॉक्सली को रिंग के अंदर ले आए वैसे ही मॉक्सली इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाए, जिसके बाद यहाँ पर हैंगमैन पेज और मॉक्सली इनके बीच में एक बहुत ही तगड़ा मैच हुआ है। और ये दोनों ही काफी तगड़े सुपरस्टार्स है जो कि एक दूसरे के ऊपर काफी हेवी हिट्स लगा रहे थे, जहाँ पर मॉक्सली सिर से खून भी निकल रहा था, इसीलिए मैच देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। और गाइज ये मैच करीब 15 मिनट के लिए बहुत ही बढ़िया मैच चला, जहाँ पर हमें बैक एंड फोर्थ एक्शन के साथ साथ दिस इज ऑसम और फाइट फॉरएवर के चैंट्स भी देखने को मिले हैं, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि ये मैच कितना बढ़िया और कितना हार्ड हिटिंग मैच था। और पहली बार एक दूसरे के खिलाफ मैच हासिल करते हुए ये दोनों सुपरस्टार्स एक बहुत ही बढ़िया मैच डिलीवर कर रहे थे। और ये मैच मॉक्सली के होम टाउन के अंदर हो रहा था, इसलिए यहाँ पर मॉक्सली को काफी तगड़ा सपोर्ट और हैंगमैन पेज को काफी तगड़ी बू भी मिल रही थी। पर गाइस सरप्राइजिंगली एक पॉइंट के ऊपर जॉन मॉक्सली ने हैंगमैन पेज के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक क्लोज लाइन यानी किंग कॉन्ग लैरिएट लगाई, जिससे कि हैंगमैन पेज इनसाइड आउट फ्लिप हो गए। और इसके बाद देखने में ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर हैंगमैन पेज खड़े होने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर डॉक्टर्स ने आकर हैंगमैन पेज को चेक किया। और गाइस सरप्राइजिंगली यहाँ पर अनाउंसर ने अनाउंस किया कि हैंगमैन पेज यहाँ पर मैच हासिल करने के लिए 100% फिट नहीं है, इसलिए रेफरी ने जॉन मॉक्सली को इस मैच का विनर डिक्लेयर कर दिया है। जो देखा जाए तो इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर मेन इवेंट को खत्म करने के लिए एक काफी सरप्राइजिंग वे था और क्राउड भी रिजल्ट देखकर काफी सरप्राइज था। लेकिन तभी यहाँ पर विलियम रीगल आ गए और यहाँ पर जॉन मॉक्सली और विलियम रीगल अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे थे। जहाँ पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने प्रोमो भी कट किया और यहाँ पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि मॉक्सली होप करते हैं कि हैंगमैन पेज ठीक हो, पर मॉक्सली ने पहले ही कहा था कि मॉक्सली के खिलाफ रसल करने के लिए हैंगमैन पेज को मर्द बनना पड़ेगा, जो कि हैंगमैन पेज नहीं है। पर हैंगमैन पेज के साथ साथ मॉक्सली एक और सुपरस्टार को एड्रेस करना चाहते हैं, जिसे लग रहा है कि वो भी काफी बड़ा सुपरस्टार बन चुका है और वो कोई और नहीं बल्कि MJF है, जो कि हाल फिलहाल में अपना मौत का फिरन करा है। इसलिए यहाँ पर मॉक्सली चाहते हैं कि MJF अभी के अभी यहाँ पर आए, जिससे कि मॉक्सली MJF को एक सबक सिखा पाए, जो बात यहाँ पर मॉक्सली ने कही। और मॉक्सली के ऐसे कहते ही सरप्राइजिंगली यहाँ पर MJF एक रेफरी को पकड़कर एक पोकर चिप लेकर आ गए, जो देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्ली MJF इस वीक के डायनामाइट शो पर अपनी पोकर चिप कैश इन करने वाले हैं। और MJF ऐसा करने ही वाले थे, पर लास्ट मोमेंट के ऊपर MJF रिंग छोड़कर बाहर चले गए। और यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए MJF ने कहा कि MJF अब रेसल नहीं करने वाले, जब जॉन मॉक्सली ने एक मैच रेसल कर रखा है। MJF मॉक्सली को तब फेस करने वाले हैं जब मॉक्सली 110% हो, इसलिए MJF इस साल के फुल ईयर पेपर के ऊपर मॉक्सली को एक मैच के लिए चैलेंज करना चाहते हैं और वो फुल ईयर पेपर के ऊपर अपनी पोकर चिप कैश इन करना चाहते हैं, जो बात यहाँ पर MJF ने कही। और यहाँ पर विलियम रीगल से बात करते हुए MJF ने यह भी कहा कि इस बार ये मैच काफी डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इस बार MJF वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टील नहीं करने वाले, बल्कि पहली बार अपनी लाइफ के अंदर MJF वर्ल्ड चैंपियनशिप अर्न करने वाले हैं, जो बात यहाँ पर MJF ने कही, जिस पर क्राउड की तरफ से MJF को एक बहुत ही बड़ा पॉप मिला। पर यहीं पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि MJF ने फाइनली AEW कंपनी के फुल ईयर पेपर के ऊपर ओनली 1 वे टिकट बुक की है, जिस पर मॉक्सली डायरेक्टली स्टेप अप करते हैं, जो बात यहाँ पर मॉक्सली ने कही। और इसी के साथ इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ चला गया, जिस शो की एंडिंग मुझे थोड़ी फॉर ऑड लगी, क्योंकि गाइस प्रॉब्ली यहाँ पर हैंगमैन पेज
को सच में कोई प्रॉब्लम हुई है और इसलिए शायद AEW कंपनी को ये मैच काफी जल्दी खत्म करना पड़ा। लेकिन गाइज अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर MJF और जॉन मॉक्सली के बीच में क्या होता है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको इस वीक का डायनामाइट शो कैसा लगा। पर मुझे इस वीक का डायनामाइट शो फिर एक बार काफी पसंद आया है। और आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. Be elite, be the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?